हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू खन क्लासेस। मेरा नाम है अखंड प्रताप सिंह। अपने पिछले लेक्चर्स में हमने कवर किया है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के चैप्टर को। जब उस चैप्टर को हम कवर कर रहे थे तो हमने डिस्टेंस फार्मूला किया, उसके ऊपर बेस्ड फिर हमने क्वेश्चंस किए, एग्जांपल्स, और उसके बाद हमने उस पूरी एक्सरसाइज को कवर किया है। उसके बाद हमने किया सेक्शन फार्मूला, और सेक्शन फार्मूले को करने के बाद हमने उस पर जो बेस्ड एक्सरसाइजेस थी, एक्सरसाइज 7.2, हमने उसको पूरा कवर किया। डू होप कि अब तक जो कुछ मैंने बताया है उसमें सब कुछ तो नहीं क्लियर हुआ होगा, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। बहुत चीज़ें ऐसी भी होंगी जो क्लियर नहीं होंगी, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप कमेंट करके मुझसे अपने डाउट्स को जरूर पूछेंगे। ठीक है। बीच में एक चीज़ हमारी रह रही थी, जब मैंने सेक्शन फार्मूला बताया था तो एनसीईआरटी मैथ्स में सेक्शन फार्मूले के बाद कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। एग्जाम्पल नंबर 6, 7, 8, 9, 10 वो मैं आपको नहीं बता पाया था। ये जो वीडियो है मेरी, इसमें मैं उन्हीं एग्जाम्पल्स को कवर करूंगा। तो ये जो भी एग्जाम्पल्स अभी मैं करने जा रहा हूं वो बेस्ड है किस पे? सेक्शन फार्मूला के ऊपर। तो सबसे पहले आपको सेक्शन फार्मूला, वैसे तो मैं पहले बता चुका हूं पर अभी फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ये आपको क्लियर होना चाहिए। अगर कोई दो पॉइंट्स हैं ए और बी, जिसमें ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं x1 y1 और बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं x2 y2। ए एंड बी आर द 2 पॉइंट्स और उनके ये कोऑर्डिनेट्स हैं, हिंदी में बोले तो उनके निर्देशांक हैं। और इनको अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करता हूं, एक सीधी रेखा से मैंने इन दोनों को क्या कर दिया? जोड़ दिया। तो यहां पे बीच में एक पॉइंट बिंदु सी है जिसके कोऑर्डिनेट क्या हैं? एक्स वाई। ठीक है। तो अब यहां पे हमें गिवन है क्वेश्चन में कि जो ए सी इज टू सी बी, ए सी और सी बी का जो रेशियो है, जो इनका अनुपात है, वो अगर हमारा है m1 इज टू m2, तो उस केस में हमें जो सी पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स यानी कि उसके निर्देशांक जो एक्स वाई हैं, तो एक्स का जो वैल्यू होगा, इसका जो मान होगा, वो होगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। वैसे ही जैसे मैंने x के निर्देशांकों को बताया, इसके कोऑर्डिनेट्स को बताया मैंने, सेम इसी तरह से y के भी जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, जो निर्देशांक होंगे, वो होंगे y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। तो यहां पे मैंने x और y के कोऑर्डिनेट्स लिख दिए। अगर मुझे ये रेशियो पता है AC इज टू CB कितना है, और इसी फॉर्मूले को जो मैंने नीचे यहां पे लिखा हुआ है, इसे हम कहते हैं सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है। तो आइए अब इसके ऊपर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स करते हैं। ये एग्जांपल्स आपकी जो एनसीईआरटी मैथमेटिक्स बुक है उसमें दे रखे हैं। तो शुरू करते हैं एग्जांपल नंबर 6। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द एग्जांपल नंबर 6। तो ये एग्जांपल नंबर 6 कहता है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। हमें उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताना है विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, जो क्या कर रहा है? डिवाइड करता है। किसको डिवाइड करता है? एक लाइन सेगमेंट को। जैसा मैंने आपको पहले फॉर्मूला बताया था, तो इसमें ए बी क्या है? एक लाइन सेगमेंट है। तो यहां भी एक लाइन सेगमेंट को पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं, और यहां भी मैं इस लाइन सेगमेंट के जो एंड्स हैं उसको मैं क्या लिखता हूं? ए और बी। सो विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 4, -3 एंड 8, 5। तो यहां पे ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं 4, -3, और बी के कोऑर्डिनेट्स यानी कि बी के निर्देशांक वो क्या है? 8, 5। आपने देखा होगा कि अपने पिछले जो भी मैंने लेक्चर दिए थे उसमें सिर्फ मैं इंग्लिश वाले टर्म्स का यूज करता था, बट जैसा मैंने बताया कि जैसे आप पढ़ना सीख रहे हैं वैसे ही मैं पढ़ाना सीख रहा हूं। तो इस लेक्चर में अपने मैं जो इंग्लिश के टर्म्स हैं उसके साथ ही मैं हिंदी के टर्म्स का भी इस्तेमाल कर रहा हूं, जिससे कि जो हिंदी माध्यम के बच्चे हैं वो भी इससे लाभान्वित हो सकें। ठीक है, चलिए करते हैं। तो यहाँ पे अब हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करना है एक पॉइंट सी का। तो यहाँ पे मैं एक पॉइंट सी लेता हूं, और सी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं यानी कि सी के जो निर्देशांक हैं वो क्या है? एक्स वाई। और यहाँ पे हम रेशियो मान लेते हैं m1 इज टू m2। तो यहाँ पे ये जो m1 इज टू m2 जो रेशियो यानी कि जो अनुपात हमने मान रखा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि वो रेशियो है 3:1। तो गिवन मतलब कि दिया गया है, गिवन AC इज टू CB मतलब m1 इज टू m2, ये रेशियो हमारा कितना है? 3:1। तो यहां पे मैंने रेशियो लिख दिया 3:1। तो ये अनुपात है। अब यहां पे हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, किसके? पॉइंट सी के। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी
यानी कि बिंदु सी के निर्देशांक। तो अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, तो इसके लिए हम यूज करेंगे यूजिंग द सेक्शन फॉर्मूला। जो ये सेक्शन फॉर्मूला है इसका हम यूज करेंगे। तो सेक्शन फॉर्मूला जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है, यही सेक्शन फॉर्मूला पहले यहां भी लिखेंगे और उसके बाद आप वैल्यूज को पुट करेंगे। तो x इज इक्वल टू, फॉर्मूले में यहाँ पे क्या है, m1 x2। तो यहाँ पे देखिए m1 की वैल्यू कितनी है, 3 है। m1 हमारा कितना है, 3 है, और m2 कितना है, 1। तो यहाँ पे m1 की वैल्यू हम क्या पुट करते हैं, 3, और 3 को हम मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 8 से, जो b का जो x ऑर्डिनेट है। बताया था जब हम लेफ्ट वाला रेशियो लेते हैं तो हम राइट वाले के ऑर्डिनेट को लिखेंगे। तो ये 3 है और यहाँ पे क्या है, 8। तो 3 क्रॉस 8 प्लस यहाँ पे m2 की वैल्यू कितनी है, 1, और यहाँ जो a है, a का x ऑर्डिनेट जो इसका x है वो कितना है, 4। तो 1 इंटू 4 अपॉन में जो रेशियो है उसको सम कर देंगे, 3 प्लस 1। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, 8 3 जा 24। ये कैलकुलेशन वैसे बहुत सिंपल है, बट कुछ बच्चे इसमें भी गलत कर देते हैं। यहाँ पे आपको समझना होगा कि ये जो मल्टीप्लीकेशन है ये एक हस्बैंड वाइफ के रिलेशन की तरह है। पहले ये आपस में सॉल्व होगा, उसके बाद ही बाकी चीजें होंगी। तो यहाँ पे पहले हम 3 इंटू 8 करेंगे और क्या करेंगे, 1 इंटू 4 करेंगे। पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो 3 8 जा 24 प्लस 4 1 जा 4 अपॉन में 3 प्लस 1 क्या होता है, 4। अब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, क्योंकि हम ये मल्टीप्लीकेशन कर चुके हैं। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। तो 24 प्लस 4 क्या होता है, 28। 28 अपॉन 4 इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट सी है इसका एक्स ऑर्डिनेट या एक्स अक्षांश वो हमारा कितना आ गया, 7 आ गया। जिस तरह से हमने x का कैलकुलेशन करा है, सेम इसी चीज को यूज करते हुए यहाँ पे मैंने y का फॉर्मूला लिखा हुआ है, लिखा है कि नहीं लिखा हुआ है, सेम इसी तरह से हम y की वैल्यू को भी कैलकुलेट करेंगे। y इज इक्वल टू, अब यहाँ पे फॉर्मूला देखिए क्या है, m1y2 प्लस m2y1 है कि नहीं है, और अपॉन में m1 प्लस m2। तो बहुत ध्यान से इस फॉर्मूले को देखते हुए हमें वैल्यूज को पुट करना है। तो पहले हम रखते हैं यहाँ m1 की वैल्यू क्या है बेटा, 3 है, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे y2 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 5 है। सो वी विल पुट हियर 5 प्लस m2 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 1। अब हमको सिंपली बस क्या करना है, वैल्यूज को देखते जाना है और वैल्यूज को केवल पुट करते जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे m2 की वैल्यू कितनी है, 1, और यहाँ पे y1, a का जो y एब्सिसा है, सॉरी जो ऑर्डिनेट है वो कितना है, -3। तो 1 इंटू -3 अपॉन में 3 प्लस 1 इज इक्वल टू, अब फिर से यहाँ पे कैलकुलेशन को लेकर के 3 5 जा क्या होता है, 15 होता है। तो पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 जा 15 प्लस और माइनस क्या होता है, -3 अपॉन में 3 प्लस 1 क्या हो गया, 4। 15 में से 3 गया 12, 12 अपॉन 4 इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो यहाँ पे हमें x और y के कोऑर्डिनेट्स मिल गए। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो जो हमसे पूछा था C जो इंटरनल पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 7, एंड y की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, 3 आ गई। तो इस तरह से हमने ये जो हमारा पॉइंट C है इसका x एब्सिसा और y ऑर्डिनेट कैलकुलेट कर दिया यहाँ, ठीक है। डू होप कि आपका क्लियर हो गया होगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें और अब इसको करने के बाद अब हम जाएंगे एग्जाम्पल नंबर 7 पे। जब भी मैं किसी क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं तो आप बिल्कुल पूरी कोशिश करेंगे कि जैसे मैं कर रहा हूं तो मेरे साथ भी आप उस क्वेश्चन को आप सॉल्व करते रहेंगे। बहुत अच्छा लगेगा मुझे अगर आप मेरे सॉल्व करने से पहले ही बेटा उस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेते हैं बिना किसी मिस्टेक के, ठीक है। तो नाउ कमिंग टू द एग्जाम्पल नंबर 7। तो यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 6 को मैं हटा देता हूं, एग्जाम्पल नंबर 7 को आप तब तक पढ़ें, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, जैसे कि जब मैं बताऊं तो उससे पहले ही आपके दिमाग में उस क्वेश्चन का एक फ्रेम होना चाहिए, ठीक है। नाउ कमिंग टू द एग्जाम्पल नंबर 7, इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट -4 6 डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A -6 10 एंड B 3 -8। तो यहां पे एग्जाम्पल नंबर 7 देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। पिछले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा था, C के कोऑर्डिनेट्स पूछ रहा था। पिछले क्वेश्चन में हमको x और y बताना था, है कि नहीं। इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, इस क्वेश्चन में हमें रेशियो बताना है कि m1:m2 ये रेशियो कितना है कि नहीं है। तो यहां पे पहले मैं एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेता हूं। दिस इज द लाइन सेगमेंट AB। हियर फॉर A द कोऑर्डिनेट्स आर -6 10। A के जो निर्देशांक हैं वो है -6 10 और B के जो निर्देशांक हैं वो है 3, -8। जो A के निर्देशांक हैं उसको जैसा मैंने फॉर्मूले में लिखा था तो उसको मैं सपोज कर लेता हूं कि ये कितना है, x1 y1, और जो B के जो निर्देशांक हैं इसको हम लिख लेते हैं x2 y2। और यहां हमें पॉइंट C
जो हमें पहले से इस क्वेश्चन में दे रखा है वो पॉइंट सी कितना है -4,6। तो यहां पे सी को मैंने लिख दिया -4,6। अब यहां पे हमें क्या पूछ रहा है, देखिए क्वेश्चन जब शुरू होता है तो शुरू में एक लाइन लिखिए क्या, इन व्हाट रेशियो, इन व्हाट रेशियो। तो हमसे यहां क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, रेशियो पूछ रहा है। रेशियो पूछ रहा है मतलब हमसे पूछ रहा है M1:M2 है कि नहीं। अब जब हमें रेशियो फाइंड आउट करना होता है तो यहां पे हम M1:M2 ना करके कैलकुलेशन हमारे लिए थोड़ी इजी हो, इसलिए यहां पे हम रेशियो को लिख लेते हैं K:1। अब जैसे मैं आपको आगे समझाऊंगा तो आप समझ पाएंगे K:1 अगर मैंने ये रेशियो लिया है तो आगे मैं इस रेशियो को कैसे M1:M2 के फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा। ठीक है, तो यहां पे हम लिख लेते हैं, पहले ये हो गया K और ये क्या हो गया 1। ठीक है, अब यहां पे यूजिंग द सेक्शन फॉर्मूला को यूज करेंगे। अच्छा, ये जो K मैंने लिखा है ये किसकी जगह लिखा है, M1 की जगह लिखा है, और ये जो 1 लिखा है ये किसकी जगह लिखा है, M2 की जगह लिखा है। ठीक है, अब जब सेक्शन फॉर्मूला को यूज करेंगे तो पहले मैं जो x को लेकर के जो सेक्शन फॉर्मूला है उसको यूज करूंगा। x इज इक्वल टू M1x2 प्लस M2x1 अपॉन M1 प्लस M2। अब यहां पे M1 को मैंने क्या सपोज किया है, K सपोज किया है कि नहीं। तो M1 को जब मैंने K सपोज किया तो यहां पे क्या पुट कर देंगे, K इंटू x2 की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो K इंटू 3 प्लस M2x1, M2 कितना है हमारा 1, तो यहां पे M2 को 1 लिख दिया, और x1 जो A का x एब्सिसा है वो कितना है -6 अपॉन में K प्लस 1। अच्छा, अब ये हमारा x तो रह गया, x के लिए जो C का जो x एब्सिसा है वो कितना है -4, तो यहां पे हम इसको लिख देते हैं -4। अब इसके बाद हमें इसको सॉल्व करके बस एक ही काम रह जाता है, और वो काम क्या है, K की वैल्यू को निकालना। तो निश्चित रूप से जितनी मैथ्स आपको आनी चाहिए और जितना आप सीख चुके हैं अब तक, ये बहुत ही सिंपल सी एक कैलकुलेशन होगी। तो अपने पर फेथ रखते हुए आइए मेरे साथ इस कैलकुलेशन को करिए। देखिए ये K+1 यहाँ पे किस में है, डिनोमिनेटर में है, तो जब ये ट्रांसपोज होगा इस साइड में आएगा, यहाँ पे K+1 क्या कर रहा है, डिवीजन कर रहा है, तो यहाँ पे आके ये क्या करेगा, मल्टीप्लीकेशन करेगा, है कि नहीं। तो -4 और यहाँ पे इंटू क्या हो गया, K+1 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, K इंटू 3 प्लस, तो मैंने बताया K इंटू 3, द रिलेशन इज लाइक हस्बैंड एंड वाइफ, ये कभी अलग नहीं होंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, 3K प्लस 1 इंटू -6, ये क्या हो गया, -6, तो ये हो गया, अब ये -4 है, ब्रैकेट के बाहर है, तो इसका मल्टीप्लीकेशन K में भी होगा और किस में होगा, 1 में भी होगा। सो -4K -4 इज इक्वल टू 3K -6। अब यहां पे सिंपल कैलकुलेशंस करनी है कुछ, -4K -3K, अब ये -4 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +4 -6, ये हो गया -7K इज इक्वल टू +4 -6 कितना होगा, -2। दोनों साइड में माइनस है तो माइनस को हम क्या कर देते हैं, कैंसल आउट कर देते हैं, तो हमें K की जो वैल्यू मिली यहाँ पे वो कितनी मिल गई, 2/7। तो डू होप यहाँ पे जो कैलकुलेशन ये क्लियर होंगी आपको, कोई बहुत टफ कैलकुलेशन नहीं है, बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है। 10th की पूरी मैथ्स बहुत ही इजी है, बस आपको उसको ध्यान से करना है, चीजों को एक बार समझिए और उसको बार बार प्रैक्टिस करिए। ठीक है, अब यहाँ पे K की वैल्यू कितनी आ गई, 2/7 आ गई। तो अब जो हमारा रेशियो है, जो रेशियो हमें कैलकुलेट करना था, रिक्वायर्ड रेशियो, वो हमने माना है कितना, K:1। तो बच्चे K की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 2/7। सो 2/7 अब ये जो 7 हमारा नीचे है इसको मिस साइड कर देंगे, तो आंसर क्या आ गया, 2:7। सो द रिक्वायर्ड रेशियो, जो इस क्वेश्चन में रेशियो कैलकुलेट करना था, वो रेशियो कितना है, 2:7। ठीक है, अभी क्वेश्चन अगर आपके समझ में आ गया है तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 8 पे। ठीक है, तब तक आप क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ें और देखें कि वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको समझने की कोशिश करें। ठीक है, सो नाउ कमिंग टू एग्जांपल नंबर 8। अब एग्जांपल नंबर 8 में फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, यहां पे क्या फाइंड करना, हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। कोऑर्डिनेट्स तो फाइंड करने हैं, कोऑर्डिनेट्स होंगे तो किसी पॉइंट के होंगे, पर यहां पे जो पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स के बारे में क्या दे रखा है
कि वो है पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन। वर्ड क्या यूज किया है? ट्राई सेक्शन। द वर्ड यूज्ड हियर इज ट्राई सेक्शन। ट्राई सेक्शन में ट्राई का मतलब क्या होता है? 3, और सेक्शन मतलब तो सेक्शन कह लीजिए या पार्ट्स कह लीजिए, है ना। तो ये पॉइंट्स ऐसे हैं जो एक लाइन को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। इसमें डिवाइड कर रहे हैं 3 इक्वल पार्ट्स। तो यहां पे पहले मैं एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेता हूं, और यहां पे इसके एंड पॉइंट्स ए और बी। ए के कोऑर्डिनेट्स क्वेश्चन में दिए हुए हैं 2 - 2, और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 7 -7 4 -7 4। ए के कोऑर्डिनेट्स को हम मान लेते हैं x1 y1, और बी के कोऑर्डिनेट्स को मान लेते हैं x2 y2। ठीक है, अब वापस से आते हैं उन पॉइंट्स पे जो इस लाइन को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। अच्छा देखो बच्चों, समझने की बात है कि अगर केवल एक पॉइंट होगा यहां बीच में, तो एक पॉइंट इस लाइन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, है कि नहीं। तो लेकिन अगर यहां पे मैं 2 पॉइंट्स कर दूं, एक यहां और एक यहां, तो ये जो 2 पॉइंट्स हैं वो इस लाइन को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। अब मैं इनका नाम लिख देता हूं, एक पॉइंट हो गया C, एक पॉइंट हो गया D। तो यहां पे पॉइंट्स C एंड D डिवाइड AB इन 3 इक्वल पार्ट्स, इंटू 3 इक्वल पार्ट्स। और वो 3 इक्वल पार्ट्स क्या हैं? AC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DB। ये तीनों पार्ट्स आपस में क्या है? इक्वल। ठीक है, अब क्वेश्चन कहता है कि हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। किसके फाइंड करने हैं? C के और D के। मतलब इस एक क्वेश्चन में ना 2 क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन क्या है कि C को फाइंड करना, दूसरा क्वेश्चन क्या है कि D को फाइंड करना। ठीक है, तो यहां पे हम पहले बात करेंगे केवल पॉइंट C की। फॉर द पॉइंट C, अब जब पॉइंट C की बात कर रहे हैं तो हम मान लेते हैं कि C के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है? XC और YC। ये तो हमने C के कोऑर्डिनेट्स मान लिए। अब एक चीज रहेगी, रेशियो। जब हमें पॉइंट C का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है तो हमें रेशियो किसका चाहिए? AC इज टू CB का। सो पहले हम रेशियो लिख लेते हैं, AC इज टू CB। तो देखिए AC कितना है? 1 पार्ट। और अगर हम CB को देखते हैं तो CB में 2 पार्ट्स, एक पार्ट ये है, दूसरा पार्ट ये है। तो अगर हम केवल C की बात करें तो C के लिए यहां पे M1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1, क्योंकि केवल एक पार्ट है। और इधर जो CB है, सिंस इसमें 2 पार्ट्स हैं, तो यहां पे M2 का वैल्यू कितना हो गया? 2 हो गया। समझ में आ रहा ना? यहां पे बस यही एक चीज है जो मेन समझने वाली है कि रेशियो हमें क्या लेना है। ये 1 पार्ट है तो यहाँ 1 ले लिया। यहाँ पे कितने पार्ट्स हैं? 2 पार्ट्स हैं, इसलिए हमने कितना ले लिया? 2 ले लिया। तो यहाँ पे AC इज टू CB इज इक्वल टू 1 इज टू 2, मतलब M1 इज टू M2 इज इक्वल टू 1 इज टू 2। अब यूजिंग द सेक्शन फॉर्मूला, यूजिंग द सेक्शन फॉर्मूला, हम पहले XC निकालते हैं। XC इज इक्वल टू M1 X2 प्लस M2 X1 अपॉन M1 प्लस M2। अब यहां पे वैल्यूज को पुट कर देते हैं। M1 कितना है? 1, और B का जो X2 है वो कितना है? -7। सो हियर विल बी राइटिंग 1 इंटू -7 प्लस M2 कितना यहाँ पे? 2 है। सो 2 इंटू X1 की वैल्यू कितनी है? 2 अपॉन रेशियो को ऐड कर देते हैं 1 प्लस 2। सॉल्व करेंगे 1 इंटू -7 कितना हो जाएगा? -7 प्लस 2 2 जा 4, और 2 प्लस 1 कितना हो गया? 3। तो -7 प्लस 4 इनको हम ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा -3 अपॉन 3 इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पे हमने किसकी वैल्यू निकाली है? XC की। जैसे मैंने XC की वैल्यू निकाली है, सेम इसी पैटर्न पे मैं किसकी वैल्यू निकालूंगा? YC की वैल्यू निकालूंगा। तो यहाँ पे YC के लिए भी बस यही सेक्शन फॉर्मूला है जो हमें यूज करना है। तो यहाँ पे ये हो गया M1 Y2 प्लस M2 Y1 अपॉन M1 प्लस M2 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए M1 फिर से, M1 की वैल्यू कितनी है? 1 इंटू Y2 हमारा कितना है? 4 प्लस M2 कितना है? 2 इंटू Y1 की वैल्यू कितनी है? -2। तो -2 अपॉन में 1 प्लस 2। सो दिस इज 4 1 जा 4, -4 अपॉन 2 प्लस 2 प्लस 1 इज 3। ये हो गया 0 अपॉन 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे
पॉइंट सी के लिए जो x और y के जो कोऑर्डिनेट आ गए, फाइनली जो हमारा आंसर आ गया वो कितना आ गया, -1 0। ये किसके कोऑर्डिनेट हैं, तो c के कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो इसमें कोई भी ऐसी टफ कैलकुलेशन नहीं है जो इन्वॉल्व है, बहुत ही सिंपल कैलकुलेशंस है। 10th का बहुत ही सिंपल चैप्टर है। बस आपके अंदर वो जिज्ञासा होनी चाहिए, वो मंशा होनी चाहिए कि हमें इस चीज को तैयार करना है। जब आप सोच लेंगे कि हाँ मुझे काम करना है, तो काम हो जाएगा। रास्ते की जो भी दिक्कतें होंगी, मुझे पूरा भरोसा है कि अगर आपने ठान लिया तो आप उसको बिल्कुल दूर करेंगे, है कि नहीं। आइए, अब जैसे हमने सी को निकाला, वैसे ही हम किसके कोऑर्डिनेट्स को निकालेंगे, डी के कोऑर्डिनेट्स को निकालेंगे। तो आप यहाँ पे जो पॉइंट सी का जो मैंने कैलकुलेशन किया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि अब मैं जो कैलकुलेशन करूंगा वो मैं किसके लिए करूंगा, पॉइंट डी के लिए करूंगा। ठीक है, तो आइए पॉइंट डी पे आते हैं। फॉर द पॉइंट डी, अब जब पॉइंट डी की बात कर रहे हैं तो हम सी को भूल जाएंगे, अब हम सिर्फ किसको याद रखेंगे, डी को। डी के कोऑर्डिनेट्स मान लिए एक्स डी वाई डी। यहाँ पे जो ये ए डी है, ए डी जैसा मैंने पहले बताया, अब देखिए ए डी में कितने पार्ट्स हैं, एक ए सी है, दूसरा क्या है, सी डी है। तो यहाँ पे जो रेशियो M1 होगा वो कितना हो जाएगा, 2। और यहाँ पे जो डी बी है हमारा रेशियो जो M2 है, ये कितना हो गया, 1। तो AD हमारा 2 है, DB हमारा कितना हो गया, 1 हो गया। सो द फॉर पॉइंट D जो रेशियो हमें लेना है वो किसका लेना है, AD इज टू DB का लेना है। AD इज टू DB कितना है, 2:1, मतलब M1 इज टू M2 इज इक्वल टू 2:1। अब फिर से वही सेक्शन फॉर्मूला को यूज करेंगे, XD इज इक्वल टू M1 X2 प्लस M2 X1 अपॉन M1 प्लस M2। यहाँ पे वैल्यूज को पुट करेंगे। M1 कितना है हमारा, 2। X2 की वैल्यू कितनी है, -7 प्लस M2 कितना है हमारा, 1। और X1 देखिए यहाँ पे X एब्सिसा कितना है, 2। ट्रिक को याद रखेंगे जो बताया था, जब यहाँ हम लेफ्ट में M1 लेंगे तो राइट का क्या लेंगे, X लेंगे। जब हम राइट का M2 लेंगे तो लेफ्ट का क्या लेंगे, X1 लेंगे। इस चीज को ध्यान रखना है। तो यहाँ पे 1 × 2 अपॉन में रेशियोज को ऐड कर देंगे, 2 + 1, तो ये हो गया -14 प्लस 2 अपॉन में 3 -12 अपॉन में 3 दैट इज इक्वल टू -4। तो ये हमारा XD आ गया, कितना आ गया, -4। जैसे XD निकाला है, सेम इसी तरह से आप YD की भी कैलकुलेशन करेंगे यूजिंग द सेक्शन फॉर्मूला M1Y2 प्लस M2Y1 अपॉन M1 प्लस M2 इज इक्वल टू M1 कितना है, 2 × Y2 हमारा कितना है, 4 प्लस M2 कितना है, 1 × Y1 हमारा कितना है, -2 अपॉन में 2 + 1। अब यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे, पहले जो मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन को हम पहले करेंगे। 2 × 4 = 8 प्लस 1 × -2 कितना होता है, -2 अपॉन 2 + 1 3। सो 8 -2 अपॉन में 3 दैट इज इक्वल टू 6 अपॉन 3 दैट इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे जो पॉइंट D है, D के जो कोऑर्डिनेट्स आ गए, तो D का जो हमारा X आया है वो X हमारा कितना आया है, -4। सो D का X कितना है, -4, और D का जो Y है वो कितना है, 2। तो ये हमारा D के कोऑर्डिनेट्स हैं जो सेक्शन फॉर्मूले को यूज करके हमने कैलकुलेट किया। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक ही क्वेश्चन के अंदर दो क्वेश्चंस हैं। ट्राइसेक्शन के बारे में कोई कॉन्सेप्ट है, तो इन सारी चीजों को लेते हुए जब भी आप सेक्शन फॉर्मूले को प्रैक्टिस करेंगे तो इस क्वेश्चन को जरूर लगाएंगे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद जो मैं करूंगा वो करूंगा एग्जाम्पल नंबर 9। तो अब एग्जाम्पल 9 करेंगे। जो एग्जाम्पल नंबर 9 है, फाइंड द रेशियो। क्या फाइंड करना है, रेशियो फाइंड करना है। जो फाइंड करना है रेशियो, तो अपने दिमाग में इस चीज को बिठाइए कि हमें क्या फाइंड करना है, रेशियो। तो रेशियो फाइंड करने के लिए जो चीज मैंने आपको बताई थी कि रेशियो क्या होता है, M1 is to M2 होता है। लेकिन कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए हम इसको क्या मान के चलते हैं, K is to 1, और लास्ट में जो K की वैल्यू आती है उसको हम M1 is to M2 के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। फाइंड द रेशियो इन विच द Y एक्सिस। अच्छा, पहली चीज तो ये जानने वाली थी। अब इसके बाद बोल रहा है Y एक्सिस। Y एक्सिस मतलब कि अगर Y एक्सिस पे कोई पॉइंट है
तो y एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट है तो उसको कोऑर्डिनेट क्या होगा, उसका x होगा 0, है ना। जब भी y एक्सिस पे कोई पॉइंट होगा तो उसके x को हम क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे, 0, y। ठीक है, तो फाइंड द रेशियो इन विच द y एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 5, -6 एंड -1, -4। तो यहां पे एक लाइन सेगमेंट है, इस पहले पॉइंट को मैंने a लिख दिया और दूसरे पॉइंट को b लिख दिया। a के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है, 5, -6, और b के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है -1, -4। अब यहां पे a के कोऑर्डिनेट्स को मैं मान लेता हूं कि ये x1 y1 है और b के कोऑर्डिनेट्स को हम मान लेते हैं कि ये क्या है, x2 y2 है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि ये जो लाइन सेगमेंट है इसको कौन कट कर रहा है, तो इसको y एक्सिस कट कर रही है। कौन कट कर रहा है, y एक्सिस। तो मान लिया कि ये दिस इज द y एक्सिस। तो y एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट है तो जैसा मैंने आपको पहले बता दिया, उस पॉइंट का x एब्सिसा क्या होता है, 0। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है, अगर इस पॉइंट का नाम मैं दे दूं c, तो इस c पे c के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे क्या होंगे, 0 और y। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये आपको ध्यान रखना है, जो आपको लगाना है कि y एक्सिस पे पॉइंट है तो 0 y। और अगर यही क्वेश्चन किसको लेके आ जाता, x एक्सिस को लेके आता, तो हम लिखते x, 0। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे कि y एक्सिस के लिए 0 y लेंगे, x एक्सिस के लिए क्या लेंगे, x 0 लेंगे। ठीक है, अब यहां पे हम रेशियो को सपोज कर लेते हैं क्या, k:1। जैसा मैंने बताया k यहां पे हमने किसकी जगह पे लिखा है, m1 की जगह पे लिखा है, और 1 किसकी जगह पे लिखा है, m2 की जगह पे लिखा है। तो जब भी क्वेश्चन को बच्चे सॉल्व करते हैं, तो कल के लेक्चर मैंने बताया था कि जब आप एग्जाम में कॉपी में इसको कर रहे होंगे, आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन लगाया होगा, आपका आंसर भी बिल्कुल सही आया होगा, लेकिन अगर आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है तो स्टेप्स पे कुछ मार्क्स आपके कट हो जाएंगे, है कि नहीं। तो अब यहां पे मैं आपको बताऊंगा कि हमें स्टेप्स कैसे लिखने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले जब आंसर को हम लिखना शुरू करते हैं तो सबसे पहला पार्ट आपका होता है उसके डायग्राम को बनाना। तो देखिए यहां पे मैंने डायग्राम को बना रखा है कि नहीं। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट आता है कि क्वेश्चन में जो जो चीजें दी हुई है उसको हम गिवन लिख के लिख लेते हैं। तो पहले मैं यहां क्या लिखूंगा, गिवन। ठीक है, अब गिवन लिखने के बाद मैं लिख लूंगा कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, और ए के कोऑर्डिनेट्स को मैंने क्या माना है, x1 y1, तो उसको भी लिखूंगा इज इक्वल टू 5, -6। इसके बाद मैं लिखूंगा कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, x2 y2, और इसके कोऑर्डिनेट्स को हमने ये बुक में जो दे रखा है -1 -4। ठीक है, उसके बाद हम लिखते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सी, सी जो जहां पे कि y एक्सिस उस सेगमेंट को कट कर रही है, तो उसके कोऑर्डिनेट को वैसे यहां पे मानते हैं क्या, एक्स वाई, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या है यहां पे, 0, y। ठीक है, इसके बाद जो रेशियो है हमारा, रेशियो मतलब AC:CB इज इक्वल टू M1:M2 इज इक्वल टू K:1। तो ये चीजें क्वेश्चन में क्या है, गिवन है। तो जब आप एग्जाम में कॉपी लिख रहे होंगे, है कि नहीं, तो आपको पहले फिगर ड्रॉ करना है। जब आप फिगर को बनाते हैं तो आपका दिमाग फिर काम करने लगता है, आपको चीजें दिखने लगती हैं। जब भी कोई क्वेश्चन को आप सॉल्व कर रहे हैं, किसी कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं, तो पहले आपके दिमाग में उसका एक इमेजिनेशन होना चाहिए। तो आपने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, फिर आपने क्या कर दिया, गिवन। अब इसके बाद जिस फॉर्मूले को हम यूज कर रहे हैं उसके बाद हमें उस फॉर्मूले को मेंशन करना होता है। तो यहाँ पे हमें फॉर्मूला जो यूज करना है, क्या यूज करना है, सेक्शन फॉर्मूला। सो आई विल बी राइटिंग हियर यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। तो पहले हमें सी के कोऑर्डिनेट चाहिए, तो यहां पे लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स, सॉरी हमें क्या चाहिए यहां पे, सॉरी हाँ हमें क्या चाहिए, रेशियो चाहिए। तो रेशियो चाहिए, तो सी का हमें एक्स पता है, तो पहले इसको लेकर के हम फॉर्मूला लिखेंगे, एक्स इज इक्वल टू M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2। अब यहां पे हम वैल्यूज को पुट करेंगे। x की वैल्यू क्या है हमारी, 0, M1 को हमने क्या मान रखा है, k, और x2 b का x एब्सिसा कितना है वो
-1 प्लस m2 कितना है हमारा 1 इंटू x1, a का x एफसीसा वो कितना है 5 अपॉन में k प्लस 1। ठीक है, तो ये प्रॉपर तरीका है आंसर को प्रेजेंट करने का अपनी आंसर कॉपी में। अब यहाँ पे 0 आ गया, तो जैसा पहले बताया था k प्लस 1 है, डिनोमिनेटर में है, तो यहाँ 0 में आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 इंटू k प्लस 1। फिर यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन k इंटू -1, ये कभी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे, तो उनको पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया -k प्लस 5 1 जा 5। अब यहाँ 0 से तो हम किसी में भी मल्टीप्लाई करते हैं, सिंपल मल्टीप्लीकेशन है, क्या होता है वो 0 होता है, वो तो वो 0 होता है। तो यहाँ पे ये चीज हमारी क्या हो गई 0 0 इज इक्वल टू -k प्लस 5, और यहाँ हमारा आंसर आ गया k इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो जब k इक्वल टू 5 आ गया तो रेशियो हमने क्या माना है, रिक्वायर्ड रेशियो जो क्वेश्चन में पूछा गया है दैट इज इक्वल टू k:1। अब k की वैल्यू कितनी है 5, तो ये आंसर हो गया हमारा 5:1। तो दिस इज द आंसर कि जो y एक्सिस है वो इस लाइन सेगमेंट AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रही है, तो 5:1 रेशियो में वो डिवाइड कर रही है। ठीक है, अब ये क्लियर हो गया होगा तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नहीं क्लियर हुआ है दोबारा से मेरे बताए गए सोल्यूशन को देखें, उसको रिपीट करके देखें कि मैंने क्या बताया है। फिर भी क्लियर नहीं होता है तो प्लीज कमेंट करके मुझसे पूछें कि मैंने यहाँ पे क्या बता रखा है। हाँ, एक चीज और कि जो मेरी वीडियो इस समय जो मैं पोस्ट कर रहा हूँ, तो मैं देख रहा हूँ कि जो वो लोग जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है और वो मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो ऐसी परसेंटेज भी बहुत है। तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि देखिए, सब्सक्राइब करने में और लाइक करने में कोई पैसे नहीं लगेंगे आपके। अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो उससे मुझे थोड़ा एक मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ, मैं एक अच्छा काम कर रहा हूँ, मैं अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ। और जब भी मैं एक वीडियो पोस्ट करूंगा तो वीडियो तो आप देखते ही हैं मेरी, आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो प्लीज जो भी आप देख रहे हैं इसको सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरा भी मोटिवेशन जो है वो हाई लेवल पे रहे। अब हम अगले एग्जाम्पल पर चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 10 पे। Now coming to the example number 10, if the points A 6 1, B 8 2, C है 9 4 और D क्या है P 3 are the vertices of a parallelogram। ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे जिस फिगर की बात हो रही है वो एक पैरेललोग्राम है ना। पैरेललोग्राम को आप जानते होंगे, पैरेललोग्राम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसमें 4 साइड्स होती हैं और अपोजिट साइड्स एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। यहां पे मैं एक पैरेललोग्राम को ड्रॉ करूंगा, एक क्वाड्रिलेटरल ABCD हम कर रहे हैं एग्जांपल नंबर 10। ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, इसकी जो अपोजिट साइड्स हैं ये आपस में क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं और इक्वल होती हैं, है ना। लेकिन इसके जो इंटरनल एंगल्स हैं दे आर नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो हमें यहाँ क्वेश्चन में पैरेललोग्राम के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। ए का है 6 1, बी है 8 2, सी के कोऑर्डिनेट्स हैं 9 4 और डी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं दैट इज P, 3 are the vertices of the parallelogram taken in order, find the value of P। तो क्वेश्चन कह रहा है कि हमें जो P है P की वैल्यू फाइंड आउट करनी। अब यहां पे जब P की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, पहले हम लिख लेते हैं, जैसा मैंने बताया था कि पहले हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं, फिर हम लिखते हैं कि गिवन क्या क्या है। तो गिवन क्या है कि ABCD is a parallelogram और coordinates of A के कोऑर्डिनेट्स को मान लेते हैं x1 y1 इज इक्वल टू 6 1। फिर ऐसे ही जो B हैं B के कोऑर्डिनेट्स को मान लेते हैं x2 y2 डेट इज इक्वल टू 8 2।
ऐसे ही हम c के कोऑर्डिनेट्स को मान लेंगे x3 y3 दैट इज इक्वल टू 9,4 और ऐसे ही हम d के कोऑर्डिनेट्स को मान लेते हैं x4 y4 दैट इज इक्वल टू p, 3। ठीक है, तो यहां पे मैंने क्या किया कि जो पैराग्राम के जो चारों वर्ड्सेस हैं उनके कोऑर्डिनेट्स को मैंने सपोज कर लिया। यहां भी लिख लेंगे a के ऊपर x1 y1, b पे x2 y2, c पे x3 y3 और d पे x4 y4। ठीक है, अब यहाँ पे जो प्रॉपर्टी हमें यूज करनी है कि तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि जो डायगोनल्स हैं दो हमारे, एक डायगोनल क्या है DB है और दूसरा डायगोनल क्या है AC, दोनों के मिड पॉइंट्स क्या होंगे सेम। तो लिखेंगे मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल AC is equal to the midpoint of डायगोनल BD। ठीक है, अब यहां पे जो डायगोनल AC है, AC का हमें मिड पॉइंट लिखना है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला जैसा कि आपको पहले में बता रखा है, मिड पॉइंट फॉर्मूला कि मिड पॉइंट फॉर्मूले के लिए जो x है, x के लिए फॉर्मूला क्या होगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला। एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। मिड पॉइंट फॉर्मूला x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन में 2 और y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन में 2। पहले वीडियो में आपको ऑलरेडी मैं इसको डिटेल में बता चुका हूं, इसलिए यहां पे इसको बहुत ही छोटे में लिख रहा हूं। ठीक है, तो यहां पे जब AC के लिए मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे तो AC का जो ये है x1 और C का क्या है हमारा x3, तो x1 प्लस x3 अपॉन 3 कॉमा y के लिए क्या लिखेंगे y1 प्लस y3 अपॉन में 2, ये सेम होगा। फिर हम आते हैं BD के मिड पॉइंट के लिए, तो B और D का जो x है वो क्या है x2 प्लस x4 अपॉन में 2 कॉमा y के लिए लिखेंगे तो y2 प्लस y4 अपॉन में 2। ठीक है, बस अब हमें यहाँ क्या करना है, वैल्यूज को पुट करना है और दोनों साइड्स को इक्वल कर देना है। तो वैल्यूज को पुट करते हैं, यहाँ पे हो गया 6 प्लस 9 अपॉन में 2 और y के लिए पुट करेंगे तो 1 प्लस 4 अपॉन में 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे हो गया 8 प्लस, देखिए x2 यहाँ पे कितना है 8 और x4 हमारा ये कितना है p, तो 8 प्लस p अपॉन में 2। फिर ऐसे ही y2 कितना है 2 प्लस 3 अपॉन में 2। ठीक है, तो यहां पे हमारा अननोन क्या है p है, हा? तो सॉल्व करने के लिए बस हम x वाले को इक्वल कर देंगे। तो यहां पे हम लिखते हैं कि 8 प्लस p अपॉन में 2 इज इक्वल टू 6 प्लस 9 अपॉन में 2, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, तो यहां से हमें मिलता है कि 8 प्लस p इज इक्वल टू 6 प्लस 9, सो p इज इक्वल टू 6 प्लस 9 क्या होता है 15, 15 माइनस 8 इज इक्वल टू 7। तो इस तरह से हमने यहाँ पे जो p है, p का वैल्यू निकाल लिया। तो अब मैंने इस चैप्टर के जितने एग्जाम्पल्स थे वो भी कवर कर दिए। तो एनसीईआरटी मैथ्स में जो कोऑर्डिनेट चैप्टर है आपका, वो कंप्लीटली मैंने अपनी वीडियोस में कवर कर दिया है, सारे कॉन्सेप्ट्स के साथ, सारे कैलकुलेशंस के साथ, कैसे आंसर को लिखना है, कैसे कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, अपना पूरा प्रयास किया है और मुझे उम्मीद है कि आप भी जो कुछ मैंने बताया है उससे आपको फायदा होगा। बहुत ही आसान तरीके से बताने की कोशिश की है, बट मेरी कोशिश कितनी सफल है वो इस चीज पर डिपेंड करेगी कि आप कितना सॉल्व कर पा रहे हैं। तो पूरी मेहनत करें, समझने की पूरी कोशिश करें। ठीक है, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। जो अगली वीडियो जो हमारी होगी, अब हमने मैथ्स के 2 चैप्टर कर लिए हैं, एक पॉलिनोमियल्स कर लिया और एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर लिया है। जो नेक्स्ट वीडियो जो मेरी होगी वो साइंस में आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर है बायो में, तो उसको मैं अपनी अगली वीडियो में कवर करूंगा।
तो आज अभी जब आप इस वीडियो को देख चुके हैं, कल आप दोबारा आएंगे उसी टाइम पे और आपके सामने एक नई वीडियो होगी साइंस की, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की। ठीक है, तब तक कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग विद अखंड क्लासेस। थैंक यू।